बाजार में डूबने का एक नया रिकॉर्ड बना है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ के नाम पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के काल में निफ्टी के शेयर इस तरह से डूबे हैं कि लोग 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। 28 फरवरी की सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि फरवरी में निफ्टी 5% गिर चुका है। निफ्टी के 35 साल के इतिहास में अब तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ कि निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा हो, 1990 और 96 में। अखबार ने लिखा है कि मासिक गिरावट के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी गिरावट के अपने दूसरे सबसे लंबे दौर की बराबरी करने वाला है। पिछली बार लगातार 5 महीने की गिरावट 1996 में देखी गई। दोपहर 3 बजे तक आते आते साफ होने लगा कि निफ्टी ने अपना 28 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है। एक दिन में 426 पॉइंट गिरकर निफ्टी 22,000 से नीचे चला गया। पिछले 28 साल में यह पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरा हो। सितंबर की अपनी पीक से निफ्टी 15% नीचे आ चुका है। खबर है कि अकेले शुक्रवार के दिन यानी 28 फरवरी के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ कम हो गई। शनिवार के अखबारों को खोलकर देखिएगा, मार्केट के ध्वस्त हो जाने की खबरें किस पन्ने पर छापी गई हैं और किसे बचाया जा रहा है। 1996 की तरह मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। 28 फरवरी को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों के नीचे चला गया। एक झटके में निवेशकों के 6 लाख करोड़ हवा हो गए। दोपहर 1:30 बजते बजते सेंसेक्स 14 अंक नीचे गिर चुका था। 3 बजे तक सेंसेक्स सुधर कर भी 1327 अंक के नीचे नजर आ रहा था। 2 बजे तक निफ्टी 400 अंक नीचे गिरा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ हवा हो गए। सेंसेक्स का कोई सेंस नजर नहीं आता। कितना डूब जाएगा पता नहीं, और कितना डूबेगा किसी को पता नहीं। सुबह कितना डूबेगा, दोपहर कितना डूबेगा, शाम कितना डूबेगा, कोई नहीं जानता। गोदी मीडिया क्यों खामोश है? अगर प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछ सकता है तो सवाल पूछने के लिए उसके पास एक प्रधानमंत्री पहले से हैं, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का नाम लेकर ही सवाल पूछा जाता कि नेहरू की गलतियों के कारण आज बाजार की हालत यह है। सरकार भी नेहरू को ही इसका जिम्मेदार ठहराकर कुछ बयान दे देती। पता चलता कि सरकार नेहरू के साथ साथ बाजार के बारे में भी सोच रही है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वहां से रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना प्रधान सचिव नंबर 2 बना दिया। गवर्नर बनने के पहले भी राजस्व सचिव थे। क्या लायक लोग इतने ही बचे हैं कि सरकार से बैंक में, बैंक से सरकार में गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। तब भी मार्केट और अर्थव्यवस्था का यह हाल है। इस नियुक्ति से आरबीआई की स्वायत्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या कमाल कर दिया गवर्नर के पद पर रहते हुए जो इनकी प्रशस्ति में लिखा जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में शक्तिकांत दास का अनुभव काम आएगा। इनकी नियुक्ति पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगे। वही अफसर यहां से वहां जाते हैं और वहां से यहां आते हैं और आपको नेहरू का फोटो दिखाकर, प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाकर हिंदू सुख का प्रसाद बांटा जा रहा है। हिंदू सुख क्या है? यह एक राजनीतिक अवधारणा है जिसके बारे में मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। कोई दिन ऐसा नहीं जब मार्केट में तबाही नहीं आती। कोई सेक्टर नहीं बचा, आईटी हो, ऑटो हो, मीडिया हो, टेलीकॉम हो, सब जमीन पर धड़ाम धड़ाम। लगभग सब इंडेक्स में एक दिन में 2 से 3% की गिरावट देखी गई। अगर यह मनमोहन सिंह के दौर में हो रहा होता तो अखबारों के पहले पन्ने शेयर बाजार के ढह जाने की खबरों से रंग गए होते। हाहाकार मच गया होता। हाहाकार अब भी है, बस खबरों में उसका शोर सुनाई नहीं देता। लोगों की पूंजी 40% डूब गई, किसी की पूंजी 50% डूब गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी और पूंजी डूबने वाली है। हम शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर दबी जुबान में जो खबरें छप रही हैं उसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोलाज बना रहे हैं कि अमृत काल में जब लोगों की पूंजी डूब जाएगी उस पर लोग कैसे चुप रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे, इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। टाटा मोटर्स के शेयरों का क्या हुआ है? टेस्ला तो आज से बिक नहीं रही। अभी तो मस्क शोरूम ही देख रहे हैं और लोगों को भर्ती कर रहे हैं। लेकिन जिस कार कंपनी का भारत के मार्केट में दबदबा था
उसके शेयरों की इतनी हालत क्यों खराब है? जुलाई 2024 में इसके शेयरों के दाम 1179 पर पहुंच गए। फरवरी में 46% गिरकर 626 रुपए पर आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि निफ्टी 50 पर टाटा मोटर्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक बन गया है। 28 फरवरी के दिन यह अपने एक साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि टाटा मोटर्स मल्टी बैगर से वैल्यू ट्रैप स्टॉक बन गया है। 6 माह में इसे इतना नुकसान हुआ कि इस नुकसान से 2 लार्ज कैप कंपनियां बन सकती हैं। 7 महीने से यह स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हम उस बड़ी सच्चाई से भाग रहे हैं जो हमारे सामने खड़ी है। सब कुछ शानदार है, इसके प्रोपेगेंडा को केवल धर्म और धार्मिक आयोजनों के नाम पर बचाया जा रहा है। कैसे? आप देखेंगे कि कोई भी धार्मिक आयोजन का मौका आता है, सरकार पूरे दम से लग जाती है, गोदी मीडिया भी लग जाता है और दिखाने का प्रयास किया जाता है कि सरकार कितना काम कर रही है, आपके मोक्ष और मुक्ति का इंतजाम कर रही है। लेकिन सामने से भौतिक सुख का संसार लुटता जा रहा है, तब वहां सरकार दिखाई नहीं देती। कहां गया आपका पैसा? कौन अपना शेयर बेचकर भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? आपके नुकसान की भरपाई होगी या नहीं होगी तो कब होगी? इन सब सवालों में फंस चुका है भारत का करोड़ों निवेशक। सितंबर के महीने में जब बाजार चोटी पर पहुंचा, अखबारों में मोदी सरकार की प्रशस्ति में लेख लिखे जाने लगे, तरह तरह की रिपोर्ट आने लगी। भारत को ट्रेडिंग नेशन लिखने वाले बताने लगे कि निवेशकों की जागरूकता बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, नए आईपीओ आ रहे हैं, भारत का बाजार ग्लोबल बाजार से जुड़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। यह सब आईसीआईसीआई डायरेक्ट के लेख में लिखा था। अब जब सितंबर की खुशबू फरवरी आते आते दुर्गंध में बदल चुकी है, ऐसी रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। ट्रेडिंग नेशन पुकारने वाले सिंकिंग मार्केट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उन्हें डर जरूर होगा। यह गिरावट तब आई है जब एक अकेले कुंभ से 4 लाख करोड़ के कारोबार होने का दावा किया जा रहा है। 4 लाख करोड़! इससे तो कंपनियों का बैलेंस शीट बढ़ जाना चाहिए। भरोसा होना चाहिए कि भारत में एक कुंभ के मेले में जब 4 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो इसका मतलब है कंपनियों के अच्छे दिन लौट रहे हैं। फिर विदेशी निवेशकों का भारत के बिजनेस में भरोसा क्यों हिला हुआ है? क्या विदेशी निवेशक प्रचार और प्रोपेगेंडा का खेल समझ गए? अपना झोला लेकर भागने लगे हैं। झोला तो लेकर किसी और को निकल जाना था, मगर विदेशी निवेशक अपना पैसा झोले में भरकर भागने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, कंपनियों के वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं। अगर ऐसा है तो यह संकेत है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ढलान की तरफ जा रही है। घरेलू निवेशकों के दम पर कब तक इस बाजार को बचाया जाएगा? रिजर्व बैंक कब तक डॉलर खरीदकर रुपयों को झड़ने से बचा सकता है? 87 रुपए के नीचे जा चुका है एक डॉलर। डॉलर के बहाने उपजा भारत का राष्ट्रवाद दोगा में कहीं कोना में लुका गया है, यानी चुप हो गया है, साइलेंट हो गया है। आज के फाइनेंशियल टाइम्स में आर्थिक मामलों की पत्रकार वीणा वेणुगोपाल लिखती हैं कि भारत के बाजार के लिए तुरंत कोई आशा की किरण नहीं दिखती। छोटे और मध्यम कैप स्टॉक गिरते जा रहे हैं, इनकी बिकवाली थम नहीं रही। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, भारत के बाजार में घरेलू निवेशकों के दम पर हवा भरी जा रही है। लेकिन अगर आगे भी बाजार गिरता रहा तो निवेशक म्यूचुअल फंड और एसआईपी से पैसा निकालने लगेंगे, उसमें डालना बंद कर देंगे। तब इस बाजार में और तबाही आ सकती है। लाखों की संख्या में एसआईपी खाते बंद हुए हैं। कब तक घरेलू निवेशकों डीआईआई के पैसे से इस बाजार को थामा जाएगा? इस चक्कर में एलआईसी की हालत पतली होती जा रही है। आप जब सुनते हैं कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं तो घरेलू निवेशक डाल रहे हैं। यह घरेलू निवेशक कौन है? डीआईआई क्या है? इसका पैसा कहां से आ रहा है? डीआईआई का बड़ा भाग म्यूचुअल फंड से आता है। एलआईसी भी डीआईआई की श्रेणी में आता है। 18 फरवरी की खबर है, पिछले 1.5 महीने में एलआईसी के शेयरों की कुल मूल्य में 84,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 की तिमाही में एलआईसी ने लिस्टेड कंपनियों में जो निवेश किया था उसका कुल वैल्यू 14.72 लाख करोड़ था। 18 फरवरी तक यह घटकर 13.87 लाख करोड़ रह गया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि एलआईसी ने जिन 330 कंपनियों में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी ली है, उनमें से कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट
आईटीसी, एलएनटी और एसबीआई में देखी गई। इसके चलते आईटीसी में करीब 12,000 करोड़ का एलआईसी को नुकसान हुआ, एलएनटी में 6,700 करोड़, एसबीआई में 5,650 करोड़ का नुकसान हुआ। इन तीनों के कारण एलआईसी के कुल नुकसान का 29%